मेरे ख्याल से हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है, तो मैं शुरुआत करता हूं। पहले आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और देश की सुरक्षा के जो अलग अलग पहलू है इसके बारे में बातचीत करने के लिए बोला है। जब मेरी अशोक सैनी जी से बात हो गई थी तो हमने 3 विषय के बारे में बातचीत की थी। एक था कि पिछले एक हफ्ते में देश की सुरक्षा के लिहाज से जो अलग अलग इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके बाद दूसरा मुद्दा जो था वो ये था कि जो अभी कश्मीर में 370 कलम निकाला था हमने पिछले साल 5 अगस्त को, तो उसे अभी 1 साल पूरा हो गया है। तो इस 1 साल के अंदर कश्मीर की फिलहाल की परिस्थिति क्या है, वहां पे किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये दूसरा विषय था। और तीसरा विषय था कि अभी इसी समय 55 साल पहले हमारा 1965 का पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो वॉर था ये शुरू हो गया था। तो इसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं, अभी नहीं बाद में। तो ये 3 विषय थे जिसके बारे में मैंने बातचीत करने वाला हूं। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं सीधा 1965 वॉर और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स उस बारे में। हेलो, हाँ करतो तुझं नाव येत नाही रे म्हणून मी थांबवलो। हाँ शायद अभी मेरी फुल स्क्रीन हो गई है। तो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं 1965 के बारे में, जो वॉर अभी इसी समय काफी साल पहले शुरू हो गया था। और 8 अगस्त ये दिन था जब ऑपरेशन जिब्राल्टर इसे लॉन्च किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था। तो पहले 47 का वॉर, 48 का वॉर, 62 का वॉर, 65 का वॉर, ये सब अलग अलग वॉर्स थे जो हमारे खिलाफ पाकिस्तान लड़ा हुआ था। और इसके सिवाय जो हमारी इंडियन आर्मी है, इन्होंने गोवा लिबरेशन के अंदर भी काम किया था। हैदराबाद भी इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी के कारण आया था। ऑपरेशन पवन ये श्रीलंका में चला था। इसमें हमने जो LTTE नाम का जो दहशतवादी गठ है उसकी कमर तोड़ दी थी। ऑपरेशन पराक्रम ये भी हुआ था जिसमें जब पाकिस्तान ने हमारी संसद के ऊपर हमला किया तभी ऑपरेशन हुआ। ये सब अलग अलग ऑपरेशन थे जिसके बारे में हम तो बात करेंगे। लेकिन 65 का वॉर शुरू होने से पहले मैं आपको 3 बड़े इवेंट के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो पिछले हफ्ते में हुए। कई टेस्टिंग किया एक्सरसाइज के अंदर, जो न्यूक्लियर टिप्ड है, यानी कि उस मिसाइल्स के ऊपर जो बॉम्ब लगाए हुए हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। और उनका हमारे देश के ऊपर कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डर का वातावरण सामान्य जनता के मन में पैदा हुआ कि क्या हमने डरने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी, हमारे देश के अंदर भी न्यूक्लियर वॉर लड़ने की क्षमता है। अगर इसके बारे में शॉर्ट में बातचीत करना चाहेंगे तो इस प्रकार से बात की जा सकती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमने अणु बॉम्ब का स्फोट किया था 1978 के बाद। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन बने थे, लेकिन वेपन को शत्रु के टारगेट के ऊपर ले जाने के लिए कुछ वाहनों की जरूरत होती है। और ये वाहन या तो हवाई दल की यानी एयरफोर्स की विमानें हो सकती है, या नेवी के जो शिप्स होते हैं वो ये हो सकता है, या जमीन के ऊपर से जो क्षेपणास्त्र या जो मिसाइल्स होते हैं वो हो सकता है। तो आज हमारी इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है कि हमारे पास जो मिराज विमान है, जो जगवार विमान है, जो सुखोई विमान है, ये सभी न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाके हमला कर सकते हैं चाइना के ऊपर कहीं पर भी। और जो अभी हमारा जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट जो राफेल
ये बहुत ताकतवर विमान है जो तिब्बत के अंदर कहीं पर भी जाकर हम चाइना के टारगेट्स यानी कि चाइना के कैंटोनमेंट, चाइना कम्युनिकेशन डैम, चाइनीज के बड़े मिसाइल का जो बेस है, मिसाइल का बेस, या चाइना के ऑयल रिफाइनरीज, या चाइना का समुद्रा नदी के ऊपर बने हुए, ये सब ऊपर इस प्रकार की फायरिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हवाई दल का कैपेबिलिटी हमारा अच्छा है, या बिल्कुल ये बात साफ होनी चाहिए। जब तक सवाल है ग्राउंड टू ग्राउंड न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए मिसाइल्स, तो ये भी हमारी क्षमता बहुत ही अच्छी है। हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, हमारे पास आकाश मिसाइल है, हमारे पास अग्नि है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है। तो ये सभी मिसाइल 4000 किलोमीटर का सकता है, और जितने भी टारगेट चाइना के हैं इसके ऊपर करते हैं। लेकिन अगर हमें चाइनीज मेनलैंड में जाके बीजिंग या शंघाई के ऊपर हमला करना है, तो उसके लिए हमें ऐसा क्षेपणास्त्र चाहिए कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो हमारे पास मिसाइल जो है उसका नाम है अग्नि 5, जिसकी रेंज तकरीबन 4,500 से 5,500 किलोमीटर इतनी है। तो ये इसका जो है, लेकिन अभी और 2 बार करना पड़ेगा, इसके बाद ये वेपन जाएगा। तो अभी 1-2 साल का शायद और करने वाला है। हमारी बहुत बढ़िया है, लेकिन चाइना मेनलैंड के ऊपर करना है तो और क्षमता की जरूरत है जो अगले 2 साल में आ जाए। जब तक पानी का सवाल है, हमारे पास बड़े शिप्स है, फ्रिगेट्स है, डिस्ट्रॉयर है, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल है जिससे हम ये जहाँ चाहे वहां से भेज सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर से यानी कि सबमरीन से अगर ये इस प्रकार की मिसाइल लॉन्च करनी है तो ये सबमरीन के ऊपर चलने वाली अभी बनाई है, इसका नाम है अधिकांश न्यूक्लियर पावर सबमरीन है कि इसकी बहुत ही है, यानी कि वो पानी के अंदर, पानी के नीचे एक साथ ही रह सकती है, उसको बाहर आने की जरूरत नहीं है। अगले 2-3 साल में जाते हैं कि लड़ाई न्यूक्लियर बॉम्ब करता है तो चाहिए। अभी एक दिन 75 इयर्स हो गए जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर। तो ये बॉम्ब डालने के बाद वहां पे कितना नुकसान हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हो गया, ये आपको सबको पता है। तो उसे 75 इयर्स हो गए हैं। पिछले 75 इयर्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसलिए जब चाइना इस प्रकार से करता है तो डरने की बात नहीं है। इस प्रकार की थ्रेट पाकिस्तान में रहता था रहेंगे, लेकिन अगर आप फौज का इस्तेमाल हमारे इंडियन आर्मी का लड़ाई करने के लिए आपकी हमारे पास जो पाकिस्तान नहीं डरता था, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है इसलिए हम डर जाते थे। लेकिन अभी इस प्रकार से हम नहीं डरते हैं कि पाकिस्तान दहशतवादी हमला करता है तो हमने किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किया आपको पता है। दूसरी बार जब उन्होंने फिर एक बार कश्मीर में हमला किया
तो उसके बाद बालाकोट में जाके हमने कैसा उनके ऊपर हमला किया और 250 दहशतवादियों को मारा, ये आपको पता है। तो इसलिए चाइना के इस प्रकार के न्यूक्लियर थ्रेट से डरने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब से प्रोटेक्शन करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस लगता है, ये एक अलग अपने आप में एक अलग विषय है, फिर बाद में बात करते हैं। लेकिन आज हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसे नो फर्स्ट यूज बोला जाता है। नो फर्स्ट यूज का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम कभी भी किसी भी देश के ऊपर पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई देश यानी कि चाइना है, पाकिस्तान है, अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करते हैं तो हम जरूर उनके ऊपर हमला करेंगे। हमारे पास इतनी क्षमता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से या चाइना के न्यूक्लियर बॉम्ब से जो हमारा नुकसान होता है वो हम सहन करेंगे। हमारे न्यूक्लियर वेपन अलग 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 जगह के ऊपर फैले होंगे, इसलिए उसे कभी पाकिस्तान और चाइना बर्बाद नहीं कर पाएगा। और हमारे पास इतनी क्षमता रहेगी जिससे हम पाकिस्तान और चाइना का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो यही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसे मुझे थोड़ा लगता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे पता है, वो इंफॉर्मेशन जो पिछले हफ्ते आई थी कि ये जो चाइनीज वायरस है जो वुहान से शुरू हो गया, जो एक्चुअली चाइना ने पूरी दुनिया के खिलाफ चलाया हुआ वॉर है, इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर बायोलॉजिकल वॉर है, क्योंकि पहले दो महायुद्ध में दुनिया का जितना नुकसान नहीं हुआ, इससे ज्यादा नुकसान ये इस वॉर ने किया हुआ है, बायोलॉजिकल वॉर ने। दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे देश की फिक्र करते हैं। हमारे देश में इतने सारे स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, इससे ज्यादा नुकसान कोरोना ने किया हुआ है या चाइनीज वायरस ने किया हुआ है। और अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि चाइना पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी देने वाला है या दी हुई है, ताकि पाकिस्तान बायोलॉजी के बॉस के ऊपर रिसर्च करे। तो मुझे एक मंकी के पास अगर आप समझते हैं तो करते हुए लेकिन दुनिया की मदद से जरूर देना चाहिए। मैंने इवेंट्स कवर की और काफी सारी इवेंट्स है चाइना के अंदर। चाइना ने बहुत शुरू किया है, दुनिया अलग अपना विषय है। चाइना ने एक बार फिर पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, वो एक अलग विषय है। इसके सिवाय फाइनेंशियल टास्क फोर्स में को टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट बनाने नहीं दे रहा है, ये एक अलग विषय है। और फिलहाल चबार बंदर में जहाँ पे हम काम कर रहे थे, अभी इस डेवलपमेंट है, वो ये अलग अलग विषय है। लेकिन अभी मैं इसे छोड़ता हूँ, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट विषय कवर किए और अभी हम आते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 का साइड से इंग्लिश में। मुझे भरोसा है कि आप उसे ठीक समझ पाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू होने से क्या लड़ाई क्यों शुरू हुई फेज 2 के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये क्यों शुरू हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बात हो गई कि जो कैनॉल डिफेंस हमने लगाया था उस इलाके में पाकिस्तान में, उसका क्या हुआ, रन ऑफ कच्छ के अंदर क्या कार्रवाई हुई, और जिब्राल्टर फोर्स ये क्या चीज थी, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जिब्राल्टर फोर्स से 55 साल पहले शुरू हुई, ये सभी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड क्या, जब ये लड़ाई हो गई, तो पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर थे फील्ड मार्शल अयूब खान, और उनके पास बहुत ही वेपन उस समय आए थे। उनके पास उस समय के मॉडर्न एयरक्राफ्ट थे, के पास थे। तो सबसे बड़े जो उनका थे वो आए थे।
समझे थे कि अभी ये राइट समय है कि हम हिंदुस्तान को हरा सके, क्योंकि हमारा उस समय जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो लाल बहादुर शास्त्री बने हुए थे और वो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे। आपको पता है कि 1962 के बाद 63 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया, उसके बाद कांग्रेस में इनफाइटिंग शुरू हो गई और शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। पॉलिटिकली उनको लाइट वेट समझा जाता था और 62 वॉर में जो पराभव हुआ ये हमारा मिलिट्री का पराभव नहीं था, ये मैं हमेशा बताते रहता हूँ, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का पराभव हो गया था। लेकिन पाकिस्तान का सोचना था कि शायद इसके कारण इंडिया की हिम्मत नहीं होगी लड़ाई लड़ने की, तो यही समय है कि कश्मीर को हम छीन लेते हैं। और इस समय पाकिस्तान ने बहुत सारे मिलिट्री अलायंसेस किए थे। इसमें से एक अलायंस था जो उन्होंने अमेरिका के साथ किया था, जिसे सीटो और सेंटो नाम से पुकारा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो, सेंट्रल नाटो, इस प्रकार का यह अग्रीमेंट था। और जब तभी उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान में बेस बनाने के लिए परवानगी दी थी और इसके कारण पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी संख्या में इससे अमेरिका से मदद मिली हुई थी और सभी अलग अलग मॉडर्न वेपन्स के, जिसमें 100 सेबर जेट्स, उसके सबसे बड़े 18 F-14 स्टार फाइटर्स, 57 बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और पैटर्न टैंक्स, ये उस समय के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट, सबसे मॉडर्न टैंक्स थे जो पाकिस्तान को मिले हुए थे। इसलिए वो सोचता था हिंदुस्तान के पास तो बहुत ही पुराने वेपन्स है, तो शायद हम मार सकते हैं। और पाकिस्तान का तभी चाइना के साथ भी बड़ा अच्छा संबंध हो गया था और चाइना ने पाकिस्तान को मदद करनी शुरू की थी। और आपको पता होगा कि एक ये इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसमें पाकिस्तान ने 6,600 किलोमीटर का जो एरिया है ये पाकिस्तान को प्रेजेंट दिया था। मैं कभी आपकी नेक्स्ट टाइम जब आपको मैं जम्मू एंड कश्मीर का मैप दिखाऊं, ये हमारे अर्स्ट वाइज जम्मू कश्मीर का इलाका था, तो पाकिस्तान ने उनको दे दिया। तो इसलिए चाइना भी उनका दोस्त बना था और चाइना पाकिस्तान को कश्मीर इशू के ऊपर सपोर्ट कर रहा था। और पाकिस्तान उस समय ये भी सोच रहा था कि जब हम लड़ाई करेंगे तो चाइना भी एक सेकंड फ्रंट खोलेगा इंडिया के खिलाफ, जिससे इंडिया के जो रिजर्व्स ईस्टर्न कमांड में है वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें थी जिससे पाकिस्तान बहुत ही खुश था कि चाइना की भी मदद होगी और अमेरिका की तो मदद तो है ही। और जब हम कंपेयर करते लड़ाई की, जब लड़ाई होती है तो दो देशों की जो लड़ाई की करने वाले जो सैन्य दल है उनकी कंपैरिजन होना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदुस्तान है, हमारे पास क्या था, ये यहाँ पर है, पाकिस्तान के पास क्या था। हमारे पास जो टैंक्स थे सेंचुरियन और शेरमन, ये दूसरे महायुद्ध के टैंक थे, बहुत ही पुराने थे। देखिए आप 1965 की बात कर रहे हैं और टैंक जो थे 1944 के वर्जन के थे, यानी कि 20 साल पुराने। और पाकिस्तान के जो टैंक्स थे ये बहुत ही मॉडर्न थे और ये रात के समय भी फायरिंग कर सकते थे। एनआई का मतलब नाइट, हमारे टैंक रात के समय अंधे हो जाते थे, लेकिन ये नहीं। इसके सिवाय हमारे पास केवल सेंचुरियन टैंक की 4 रेजिमेंट थी, एक रेजिमेंट में तकरीबन 35 टैंक्स होते हैं और पाकिस्तान के पास 9 रेजिमेंट्स थी पैटर्न की, यानी कि दो गुना ज्यादा मॉडर्न टैंक्स उनके पास थे। हमारे पास केवल 8 रेजिमेंट थी शेरमन की, पाकिस्तान के पास 5 थी। उसके बाद हमारे पास कुछ टैंक थे PT-76 AMX वगैरह की जो लाइट टैंक थे और वो पैटर्न टैंक्स के खिलाफ और शेरमन के खिलाफ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। और पाकिस्तान के 1 आर्मर्ड डिवीजन में ये सब टैंक थे। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये लड़ाई इस प्रकार से डिटेल में कवर की जाए तो शायद समय निकल जाएगा। हमारी जो आर्मर्ड रेजिमेंट थी उसके अंदर हमारे पास इन्फेंट्री नहीं थी। हमारी जो डिवीजन थी उनके पास जो गन्स थी वो टोड गन्स थी। टोड गन्स का मतलब जिसे पुल करना पड़ता था। पाकिस्तान के पास जो थी वो एडवांस टाइप एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, मीडियम आर्टिलरी थी। पाकिस्तान के एंटी टैंक जो पावर थी वो बहुत ही हमारे देश से दुगुना थी। पाकिस्तान के पास बड़े गन्स और हॉविट्जर थे। हमारे पास जो माउंटेन गन्स थी ये 25 पाउंडर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इस्तेमाल नहीं हुए, याद रख लेना।
और 5.5 mm माउंटेन गन्स थी, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं इस्तेमाल हुई थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की गन है। तो ये हम इंडियन आर्मी में इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास 9 इन्फेंट्री डिवीजन थी जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर थी, पाकिस्तान के पास 7 थी, जिसमें से एक उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय की थी। और पाकिस्तान का एयरफोर्स हमारे तुलना में छोटा था, लेकिन वो बहुत ही मॉडर्न था। उनके पास जो अर्ली वार्निंग रडार्स है, अर्ली वार्निंग सेट्स है, वो सब जगह पे उन्होंने डाल के रखे थे। पेशावर है, मुल्तान है, ये उनके सरगोदा, बदाई, उनके सब जगह पे उनके मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे रखे हुए थे। तो अभी ये देखते हैं कि ये लड़ाई किस प्रकार से शुरू हो गई, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। 62 के वॉर हो गया था, उसके बाद इंडियन आर्मी का मोरल काफी था, 2 फ्रंट की शक्यता थी। इंडो पाकिस्तान रिलेशन जो थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। और ये कश्मीर में, तभी कश्मीर में भी प्रॉब्लम शुरू थी। हजरत बल नाम का एक श्राइन है, वहां पे जो एक हजरत बल का जो एक उनका जो बाल है वो गुम हो गया था, ये पाकिस्तानियों ने गुम करवा दिया था। तो शायद कश्मीर में अपराइजिंग हो जाएगी, देश के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाएगी, ये एक डर था। और 1963 में करेक्शन 1964 में जब नेहरू जी का डेथ हो गया, तो उसके बाद शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, जो एक लाइट वेट थे। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रकार के कैनॉल्स, यानी कि कैनॉल्स आप समझते हैं, महाराष्ट्र के लोग कैनॉल्स को अच्छा जानते हैं, तो इसलिए उनकी डिफेंस इछोगिर कैनॉल के ऊपर थी। मराला रावी हेडवर्क जो नेटवर्क था ये बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि कैनॉल के ऊपर अगर आपकी डिफेंस है तो आपके टैंक उसको क्रॉस नहीं कर पाते, डिफेंस काफी स्ट्रांग होते हैं। उनका जो ये इछोगिल कैनॉल था, ये एक बहुत ही बड़ा कैनॉल था। एक्चुअली उन्होंने जो कैनॉल्स बने हुए थे ये डिफेंस के लिए ज्यादा बने थे, और ये एक सभी एंटी टैंक ऑब्स्टेकल थे, यानी कि वो 90 से 140 फुट ये वाइड थे। तो टैंक उसे कभी क्रॉस नहीं कर सकते थे। और उसके पीछे कंक्रीट पिल बॉक्सेस और गन एम्प्लेसमेंट वगैरह हमने पाकिस्तान ने बनाए थे। 47-48 के बाद सीज फायर तो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान हमें हमेशा तंग करने की कोशिश करता था। पाकिस्तान ने अलग अलग जो ट्रीटीज थी, या तो वो सीटों की हो या सेंटर की हो, उसमें प्रवेश किया था, इसलिए वो काफी ज़्यादा सिक्योर हो गए थे। अमेरिका की एड वहाँ पे शुरू हो गई थी, इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा शुरू हो गया था। और हमारे देश में हमारी पॉलिसी थी अहिंसा। तो अहिंसा से कारण हमारे देश ने आर्मी को कभी मॉडर्नाइज किया ही नहीं। लेकिन उस समय एक मतलब 62 तक आर्मी का मॉडर्नाइजेशन पूरा 0 था। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 1961 के अंदर जो हमारे फौज के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल थिमैया, जो एक बहुत ही अच्छे जनरल थे, वो पंत प्रधान नेहरू जी के पास पहुंच गए बताने के लिए कि हमारी भारत को जो सुरक्षा के धोखे हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। तो जब उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी तो पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए। तो उन्होंने बोला कि हमारी देश को, मुझे ये चीज कोई मत बताओ, हमारे देश को कोई भी मिलिट्री धोखा नहीं है, कोई भी देश हमारे साथ युद्ध नहीं करेगा, हमें फौज की जरूरत नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न, पुलिस आर गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि देश की रक्षा करने के लिए पुलिस काफी है, आर्मी को स्क्रैप कर दीजिए। और जब ये चीजें कि हमारी पॉलिसी है अहिंसा, हम अहिंसा के ऊपर ही देश की रक्षा करेंगे। लेकिन नेहरू जी के समय ही जब 47 में पंतप्रधान बने थे, तभी इंडियन आर्मी का इस्तेमाल काफी हो गया था। आपको मैं पता, इसलिए मैंने जो पहली स्लाइड जो दिखाई थी इसमें मैंने आपको दिखाया था कि आर्मी का इस्तेमाल कहाँ हुआ था। आर्मी का इस्तेमाल हुआ था 47-48 के लड़ाई के अंदर, कश्मीर को देश में लाने के लिए। ये कोई अहिंसा से लड़ाई नहीं हुई थी, ये आर्मी ने की थी। उसके बाद जो गोवा लिबरेशन हुआ था 61 में, तभी भी आर्मी का इस्तेमाल हुआ था। हैदराबाद में भी आर्मी का इस्तेमाल हुआ था। तो ये बोलना कि आर्मी का इस्तेमाल नहीं हुआ था नेहरू के टाइम पे, ये गलत बात होगी। लेकिन उनका अहिंसा के ऊपर
इतना ज्यादा विश्वास था कि वो सोच रहे थे कि शायद शायद आर्मी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात जो होगी 62 वॉर के बाद, तभी एक महाराष्ट्र के जो सुपुत्र थे श्री यशवंतराव चौहान, उनको महाराष्ट्र के वो एक बहुत कामयाब चीफ मिनिस्टर थे, उनको यहाँ से निकाल के दिल्ली में संरक्षण मंत्री बनाया गया। यशवंतराव जी एक बहुत ही अनुभवी नेता थे और उनको शायद उनको मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है। और उनके समय हमारा जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे माउंटेन डिविजन्स 9 माउंटेन डिविजन्स वाई चौहान के समय शुरू हो गई थी। और शायद आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो सबसे पहला सैनिक स्कूल बना वो उनका जो होम टाउन था सातारा, वहाँ पे बना। और ये सैनिक स्कूल सातारा ने बहुत ही अच्छे हमारे देश को जनरल्स एयर मार्शल दिए हुए हैं। एयर मार्शल पीवी नायक जो एयरफोर्स के चीफ थे सैनिक स्कूल सातारा के है, और बहुत सारे जनरल्स जो वहाँ से बने हुए हैं। तो यशवंतराव जी एक बहुत ही बैलेंस्ड नेता थे, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, लेकिन ये शुरू हो गया था, ये खत्म नहीं हुआ था। तो इस समय कच्छ के अंदर पाकिस्तान ने घुसखोरी करना शुरू किया और इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान ने जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी शुरू कर दिया। इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। पर्सनैलिटीज कौन थी? अयूब खान फील्ड मार्शल थे, ये पठान थे, ये तकरीबन इनकी हाइट 6 फीट 2 इंच थी। जब ये यूनिफॉर्म में जाते थे ये बहुत ही स्मार्ट लगते थे। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी हाइट खादी ड्रेस में घूमते थे, धोती पहनते थे, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो एक बहुत स्मार्ट नहीं लगते थे। उनकी हाइट केवल 5 फीट 1 इंच थी। लेकिन याद रखिए हाइट से और ड्रेस से कुछ नहीं होता। उन्होंने 65 के वॉर के अंदर देश को बहुत ही अच्छी लीडरशिप दी, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अयूब खान, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी। वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए थे सैंडर्स के अंदर, कि जो एक बहुत ही कामयाब है। और इंडियन आर्मी वो 28 में आए थे और तभी वो फील्ड मार्शल बने थे। और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल JN चौधरी थे, अच्छे थे, आर्मर्ड कोर के थे, और उन्होंने इस लड़ाई में एक अच्छा नेतृत्व दिया। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर ज़्यादा डिटेल में बात करें तो हर एक स्लाइड के ऊपर बात करते करते हमारा समय निकल जाएगा। तो पहले अभी हम आ जाते हैं कैनाल डिफेंसेस के अंदर। पाकिस्तान ने 2 कैनाल बनाए, चिनाब और सतलज नदी के ऊपर, जहाँ पे एंटी टैंक ऑब्स्टेकल बनाए गए। इसलिए जो पंजाब के डिफेंसेस थे ये बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे। और मराला रावी जो नेटवर्क था ये इस रिवर से पंजाब का डिफेंस ये बहुत ही अच्छा शुरू हो गया था। तो इसलिए इस कैनाल में जब पानी डालते थे सियालकोट वगैरह, यहाँ पे पाकिस्तान की जो डिफेंसेस थी ये अच्छी बन गई थी। और ये है पाकिस्तान का पैटर्न टैंक, जो उस समय का बहुत ही मॉडर्न टैंक था। रात के समय ये फायर करता था। ये तकरीबन 45 टन का टैंक था। ये आप देखिए टैंक्स के अलग अलग हिस्से तो आपने देखे होंगे। ये है टैंक की गन है, ये टैंक की सेकेंडरी गन है, ये टैंक के जो ट्रैक्स है, ये ट्रैक के ऊपर ये टैंक चलते हैं। ये उसके अंदर के जो व्हील्स होते हैं, ये उसका टरेट है, यानी कि ये पूरा घूम सकता है। और यहाँ पे उनका जो क्रू है ये बैठता है और यहाँ से भी क्रू देख सकता है। तो ये टैंक 45-50 टन के थे, बहुत ही कामयाब ये टैंक बने हुए थे। रण ऑफ कच्छ में क्या हुआ इसके बारे में बात करते थे। रण ऑफ कच्छ के अंदर पाकिस्तान ने घुसखोरी करनी शुरू कर दी, वहाँ पे दहशतवादी काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने अलग अलग घटनाएं की। रण ऑफ कच्छ आप देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान है और ये जो रण ऑफ कच्छ का जो एरिया है ये एक डेजर्ट है। यहाँ पे कोई आर्मी हमारी डिप्लॉय नहीं थी। तो यहाँ पे पाकिस्तानी अंदर आ गए और उनका ये इरादा था कि शायद गुजरात के एरिया को भी ले ले और हमारे खिलाफ एक नई फ्रंट शुरू करे। तो इसमें शॉर्ट इवेंट जो हो गए कि पाकिस्तान की जो 51 ब्रिगेड थी उन्होंने हमला कर दिया। वो हमारे अंदर कंजरकोट के पास आ गए। वहाँ पे केवल CRPF की कंपनी थी। ये पोस्ट पाकिस्तान ने ले ली। उसके बाद इंडियन आर्मी को यहाँ पे भेजा गया और इंडियन आर्मी ने यहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी। पाकिस्तान की एक डिवीजन ने
कंजरकोट में हमला किया, सरदार पोस्ट पे हमला किया, गनगाड़ों का इस्तेमाल किया। भारत देश, दोनों देशों का बहुत नुकसान हुआ। और पाकिस्तान ने ये एक्चुअली क्यों किया था, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य था कि जो उनके पाकिस्तानी टैंक्स थे इनका इस्तेमाल करें, ताकि देखे कि ये जो टैंक्स है वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये जो टैंक्स थे इसका उसने इस्तेमाल यहाँ पे उसको टेस्टिंग करना चाहा ये टैंक्स, और उनको ये नजर आ गया कि वो काफी अच्छे कामयाब टैंक थे और आगे उन्होंने लड़ाई में इस्तेमाल करना था। उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की इस लड़ाई को रोकने की। उसके बाद एक रन ऑफ कच्छ की एक एग्रीमेंट साइन हो गई, जिसमें ये बोला गया कि अभी दोनों सेनाएं पीछे चली जाएगी, लेकिन जो सीज फायर वायलेशन है ये बिल्कुल चलते रहे। और पाकिस्तान ने ये कोशिश करने की ये की कि जो श्रीनगर लेह जो रोड है, जो लद्दाख है, इसे रोकने की कोशिश की। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही 26 जुलाई को कारगिल वॉर के 21 साल पूरे हो गए। तब भी पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि ये जो रोड है ये श्रीनगर से जो ले कारगिल से ले जाता है ये काटा जाए। तो इसी प्रकार 65 के अंदर भी यही कोशिश पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी। तो इसके लिए हमारे लोगों ने क्या किया कि हमने पाकिस्तान के 2 पोस्ट को इस इलाके में कैप्चर कर लिया, जिसके बाद ये एक बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन थे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के गन्स बहुत थी, हमारे पास रनगाड़े नहीं थे, हमारे पास और कोई साधन सामग्री नहीं थी। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस ने हाँ बोला तो हम यहाँ से वापस आ गए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन शुरू हो गया जिसका नाम है जिब्राल्टर फोर्स या ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये क्या ऑपरेशन था, ये देखिए, ये पाकिस्तान का एरिया है और ये जो एरिया है ये सब पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है। और ये जो है हमारा जो देश है जम्मू कश्मीरिया है। और ये जो इलाका है ये थोड़ा मैप्स रफ है, ये यही इलाका जिसके बारे में मैं बात करता था कि ये पाकिस्तान ने दे दिया चाइना को, इसलिए चाइना और पाकिस्तान दोस्त बन गए। ये एरिया, इतना एरिया पूरा चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने। और ये जो है ये अक्साई चीन का एरिया है कि जो हमारे 62 में बिना लड़ाई करते हुए 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो एरिया है ये पूरा हमने दे दिया। और आज की जो LAC है वो इसके साथ लगी हुई है। और ये बाकी हमारा देश आप देख रहे हैं। तो ये एक रफ मैप है। इसके आगे अब यहाँ पे अफगानिस्तान भी देख रहे हैं, हम आगे जाते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जिब्राल्टर फोर्स के साथ उन्होंने कश्मीर में घुसखोरी करनी शुरू कर दी। देखिए, पाकिस्तान का दहशतवादियों के ऊपर और ट्राइबल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। एक सेकंड मुझे सिर्फ माफ करिए, रुकावट के लिए खेद है। फैन का आवाज ज्यादा आ रहा था इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान ने 1947 के लड़ाई के अंदर भी पठान का इस्तेमाल किया और कश्मीर को हमारे से छीनने की कोशिश की। यही उन्होंने 65 वॉर के अंदर भी ऑपरेशन जिब्राल्टर में उन्होंने यही काम किया। ये क्या थे, एक हाईली ट्रेन गोरिल्ला फोर्स थे 30,000 लोगों के, जो पाकिस्तान ने 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक घुसखोरी की। आज की डेट शायद 8 अगस्त है, तब ये घुसखोरी चल रही थी 65 के अंदर। और उनका उद्देश्य क्या था, सैबोटाज, लोकल गवर्नमेंट को तंग करना और ये दिखाना कि जो वहाँ की जनता है, जो कश्मीर की जनता है, भारत के खिलाफ उठ गई है और वो भारत से आज़ादी चाहती है। तो ये सब काम करना था। और ये अलग अलग 3 या 6 कंपनी की ताकत बने हुए, तकरीबन एक कंपनी में 30 से 40 सोल्जर थे, उसमें से 3-4 स्पेशल फोर्सेस से थे, उसमें शायद कुछ लोकल थे। जो कंपनीज थी वो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स कमांड करते थे, जिस प्रकार उन्होंने कारगिल के अंदर भी किया। और उनको सब पाकिस्तानी आर्म्स और क्लोरिंग के साथ अंदर भेजा गया था। और मेजर अख्तर हुसैन थे, ये उनके मुख्य थे। और उनका जो हेडक्वार्टर था ये मरी में था। और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में उनकी बॉम्ब ब्लास्ट कैसे किया जाए, पुल कैसे तोड़े जाए, सबवर्शन कैसे किया जाए, इनकी ट्रेनिंग कर रही थी।
और उनको जो कश्मीर के अंदर जो सीज फायर लाइन के थ्रू घुसाया गया और ये इन्वेजन साथ साथ शुरू कर दिया। और शायद ये उद्देश्य था कि जब पाकिस्तानी आर्मी वहां से हमला करेगी तो ये जो इन्फिल्ट्रेट किया हुआ फोर्स जिब्राल्टर है वो दिखाएगा कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ उठ गई है और उन्हें आज़ादी चाहिए। लेकिन ये वो कर नहीं पाए। रन ऑफ कच्छ का जो ऑपरेशन था ये तभी तो खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद श्रीनगर के अंदर उन्होंने गड़बड़ करने की शुरू कर दी, जिससे एंटी इंडिया फीलिंग कश्मीर वैली में शुरू हो गई थी और इसलिए ये ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी कर दी। तो ये एम था अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन जो उन्होंने कश्मीर के अंदर किया। और इस प्लान के अंदर अगस्त में ये शुरू हो गया। उनके एसओजी कमांडोज अंदर आ गए, उनके इरेगुलर्स अंदर आ गए, अलग अलग कॉलम्स अलग अलग कश्मीर के हिस्से में घुस गए और उन्होंने अलग अलग एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ये चल रहा था इसे इंडियन आर्मी ने देख लिया और लोकल कश्मीरीज थे, उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल इनको मदद नहीं की, उल्टी उनकी न्यूज जो है वो इंडियन आर्मी को दी। तो इसलिए जो मेजॉरिटी जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनको वो पकड़े गए और इंडिया ने क्विकली काउंटर अटैक कर दिया सीज फायर लाइन के तरफ, जिससे काफी सारी पाकिस्तानी जो पोस्ट थी ये कैप्चर हो गई और जिससे हमने काफी सारा एरिया जीता। तो 15 अगस्त को हमने एक बहुत ही बड़ा विक्ट्री हासिल किया और जिसमें पाकिस्तान के जो ऑपरेशन जिब्राल्टर के जो प्लान थे ये पूरे खत्म हो गए। तो ये महीना भर ये लड़ाई चली। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई कि हमने हाजीपीर पास ये जीत लिया, जो एक इन्फिल्ट्रेशन रूट था और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट था। अनफॉर्चुनेटली इससे हमने 65 वॉर के बाद इसे वापस कर दिया। ये लड़ाई के अंदर मैं इतना अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं कुछ आपसे सवाल जवाब भी करना चाहूँगा। तो मैं अभी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के ऊपर आ जाता हूँ कि जब ये हम इस प्रकार की लड़ाई एलओसी के ऊपर कश्मीर में लड़ रहे थे तो जो कश्मीर का नीचे वाला एरिया है जिसे छम सेक्टर बोला जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान ने कुछ हमारी पोस्ट कैप्चर करनी शुरू कर दी और हमने ये सभी पोस्ट को रिकैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया 1 सितंबर को, जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से बोला जाता है। उनका उद्देश्य क्या था? अखनूर, मेरे पास अभी मैप नहीं है कि अखनूर को कैप्चर करना ये उनका मुख्य उद्देश्य था, जिससे क्या हो जाएगा कि जो जम्मू से जो एक अकेला रास्ता पुंछ की तरफ जाता है ये रास्ता कट जाएगा, जिससे पुंछ राजौरी ये जो एरिया है ये भारत से अलग करने में उनको मदद मिलेगी। और उसी समय दूसरा जो उनका थ्रस्ट था वो सियालकोट से जम्मू की तरफ था, ताकि जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है ये बंद किया जाए। यानी कि जम्मू अखनूर पुंछ रोड भी कैप्चर हो जाएगा, जम्मू श्रीनगर रोड भी कैप्चर हो जाएगा, जो श्रीनगर कारगिल लेह रोड है ये कैप्चर हो जाएगा, जिससे कंप्लीट स्टेट ऑफ जे.एंड.के जो है ये पूरा पाकिस्तान हमारे से छीन जाएगा। तो इस टोपोग्राफी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, कितने लोगों ने बात किया उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के पास उस समय काफ़ी सारी फौज थी, क्योंकि हमारी फौज तो पाकिस्तान सीमा के ऊपर भी थी और चाइनीज सीमा के ऊपर थी। तो इसलिए ये लड़ाई जो शुरू हो गई, ये देखिए ये पूरा कश्मीर का एरिया यहाँ से नीचे, यहाँ पे भी लड़ाई करना चाहते थे, यहाँ पर भी वो अंदर आना चाहते थे। उस समय कश्मीर उन्होंने लद्दाख में भी लड़ाई शुरू कर दी और पुंछ का जो रोड है इससे भी उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो जो बैटल ऑफ छम है, तो ये बैटल ऑफ छम के अंदर मैं आपको एक दो चीजें बोलना चाहता हूँ वो समय के कारण, कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम हो गया। पाकिस्तान के जो टैंक्स थे इन्होंने अखनूर की तरफ आना शुरू कर दिया और जनरल चौधरी ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उनके पास गए कि पाकिस्तान के टैंक अखनूर की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे हमारी कोई डिफेंसिव लाइन नहीं है, तो इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करके उनको रोकना पड़ेगा। यशवंतराव चौहान ने बोला कि अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट कन्वीन करनी पड़ेगी, और पार्लियामेंट कन्वीन करनी है तो उसके लिए समय लगेगा। जनरल चौधरी जी ने बोला कि नहीं, इसके लिए समय नहीं है,
फैसला आपको ही करना पड़ेगा। देखिए, यशवंतराव चौहान कोई डिफेंस स्टडीज के स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर उनका सर एक बहुत ही वाइज हेड था उनके बॉडी के ऊपर। उन्होंने एक सेकंड सोचा और बोला कि ठीक है, आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करो। एयरफोर्स 40 मिनट में हवा के अंदर आ गया। पाकिस्तान का जो आर्मर्ड थ्रस्ट था ये रोका गया। इसके लिए यशवंतराव चौहान को हमने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जिसे युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता, इन्होंने किस प्रकार का एक बढ़िया डिसीजन लिया और फिर इस इलाके में जो पाकिस्तान का ऑफेंसिव ये रोका गया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने हमारे तरफ आना शुरुआत की और इसलिए हमें एक ऑफेंसिव करना पड़ा पाकिस्तान के लाहौर की तरफ और सियालकोट की तरफ। तो इसके बारे में ये बोलेंगे कि इसमें मैं शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि जनरल हरबख्श सिंह जो वहाँ के जो नेता थे, एक बहुत ही कामयाब अधिकारी थे और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लड़ाई प्लान बनाया था। जब पाकिस्तान ने हमारे एरिया के अंदर पंजाब में आने की कोशिश की, तब एक बार फिर जनरल चौधरी ये चले गए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के पास बोलने के लिए कृपया इंडियन आर्मी को पाकिस्तान का हमला रोकने के लिए पाकिस्तान में हमला करने की परवानगी दो, परमिशन दो। शास्त्री जी ने बोला कि ये तो मैं दे नहीं सकता हूँ, उसके लिए पार्लियामेंट को कन्वीन करना पड़ेगा। लेकिन फिर जयंत चौधरी जी ने बोला कि नहीं, इसके लिए समय नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने 2 मिनट सोचा और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाके पाकिस्तान में घुसो और उनके ऊपर हमला करो। देखिए, ये नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने कभी युद्ध अभ्यास कभी नहीं किया था, डिफेंस स्टडीज के उनका कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे जो जमीन के पैदा हुए थे और उन्होंने ही हमारे देश को बाद में नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तो उनकी ये वाइस डिसीजन के कारण इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुसी। ये देखिए, जनरल हरबख्श सिंह है जिसे आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे नेतृत्व उन्होंने हमें दिया और उनके साथ के बाकी के जनरल्स। ये जो लड़ाई हुई ये किस प्रकार से हुई, ये इसे ज़्यादा बोलने में समय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग अंदर आ रहे थे, ये इसे हमने उनके खिलाफ हमला करके उसे पाकिस्तान को रोका। और ये पाकिस्तान का जो है ये इछोगिर कैनाल है जो हमें क्रॉस करना पड़ा, और ये जो उनका रावी का कैनाल है ये हमें क्रॉस करना पड़ता था। और यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे पिल बॉक्सेस बने थे। आप देखिए कि कितने महत्वपूर्ण है पिल बॉक्सेस की ये फोटोग्राफ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस थे और ये आपको पिल बॉक्सेस दिखा रहे हैं हमारे। और हमने बरकी के अंदर एक बहुत ही बड़ा विक्ट्री किया और इसके अंदर 4 ग्रेनेडियर्स के जो उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स ये हमारे अंदर आने शुरू आ गए। और भिकीविंग नाम का विलेज है, यहाँ पे वो आगे खेमकरण के इलाके में, और यहाँ पे 4 ग्रेनेडियर्स के CQMH अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। उनके पास RCL यानी कि रिकॉइललेस जो एक एंटी टैंक गन है उनके पास, उसकी जीप थी, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 5 पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद किया। और इसके लिए उन्होंने वो खुद इसमें मारे तो गए, लेकिन उनका ये धैर्य देखते हुए 4 ग्रेनेडर्स ने बाकी के टैंकों को रोका। तो उसे इसके लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो, उनकी 1st आर्मर्ड डिवीजन ने पाकिस्तान के अंदर प्रवेश किया। बहुत ही एक कामयाब वो नेता थे और वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बैटल फाइट हो गई जिसे बैटल ऑफ असल उत्तर बोला जाता है। और दूसरे महायुद्ध के बाद ये रनगाड़ों की सबसे बड़ी बैटल हुई थी जो हमने जीती। इसके लिए कामयाब नेतृत्व जो था जनरल स्पैरो को देना चाहिए। और बाद में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये बाद में रिटायरमेंट होने के बाद ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये इस प्रकार के जो पाकिस्तान के काफ़ी सारे बड़े नेताओं को हमने मारा। इसके अंदर जो खेमकरण की जो लड़ाई हो गई, आपको ये शायद पता होगा कि खेमकरण ये जो है हमारे अंदर बॉर्डर के पास हमारा ये टाउन है।
यहाँ पे पैटर्न टैंक्स का अच्छा भूमि बन गई। और पैटर्न टैंक्स जो जो सबसे मॉडर्न टैंक्स थे उनको हमारे सैनिकों ने रोका। जो वहाँ के खेत थे उसमें कैनाल का पानी छोड़ा गया जिसमें ये टैंक फंस गए और हमारे टैंकों ने उनको दाएं बाएं से जाकर मारा। और यहाँ पे एक पैटर्न नगर नाम का एक युद्ध स्मारक बना हुआ है। कभी आप जाते हैं पंजाब में टूरिज्म के लिए तो खेमकरण में जरूर जाइए। हमारी जो सीमा है, मैं चाहता हूँ हमेशा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, टूरिज्म हमने इस सब साइट का करना चाहिए जहां पर हमारे सैनिकों ने देश अपने प्राण दिए लेकिन देश की रक्षा की। तो ये पैटर्न नगर आप जरूर देखो, ये अमृतसर के आगे है। और ये पाकिस्तान की वन आर्मर्ड डिवीजन पूरी यहाँ पे किस प्रकार से बर्बाद हो गई थी, ये सब फोटो देखो। ये बहुत सभी पुराने फोटोग्राफ है, ये मैंने निकाले थे। और ये पाकिस्तान का जो टैंक जो वहां पे उन्होंने छोड़ दिया था, यहाँ से उनकी मीडियम मशीन गन ये आप देख रहे हैं। और इस ये उनकी ये गन देखो, ये टैरेट है। तो यहाँ से पाकिस्तान की ये टैंक, और पाकिस्तान उसके बाद पीछे चले गए। और यहाँ पे एक हीरो जिनकी बात करनी चाहिए वो है लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर। और ये एक ऐसे हीरो है, ये आर्मर्ड कोर के ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये इन्होंने आपको पता होना चाहिए कि सियालकोट के पास जो लड़ाई हुई उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक बर्बाद किए। और आज इनके नाम का कर्नल तारापोर रोड पूना के अंदर भी है। तो ये एक पूना के नागरिक थे जो बाद में पूना में सेटल हो गए थे। तो ये टैंक देखिए। अभी इसलिए कि मेरा समय कम है, लड़ाई के अंदर क्या हुआ, लड़ाई के अंदर हमने पाकिस्तान की 720 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देखा, पाकिस्तान ने हमारा 220 का एरिया देख लिया। हमने हाजीपीर बल्ज पकड़ लिया, हमने तितवाल एरिया देख लिया, पंजाब का काफी इंपॉर्टेंट एरिया देख लिया। इसलिए हमारे जो टैंक बर्बाद हो गए, 128 टैंक पाकिस्तान के 60% उनके आर्मर्ड डिवीजन खत्म हो गई। हमारे 35 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए, उनके 70 हो गए। हमारे 1250 से 2700 जवान मारे गए। पाकिस्तान की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी, 8400 हमारे ये हो गए। और हमने पाकिस्तान के 1500 प्रिजनर भी पकड़े। तो ये बाद में ताशकंद का डिक्लेरेशन हो गया। ताशकंद के बारे में बातचीत करने के लिए आज समय नहीं है, इसमें काफ़ी गड़बड़ हो गई। शास्त्री जी का एक सस्पिशियस हालात के अंदर ताशकंद में डेथ हो गया। ताशकंद ये रशिया में जगह है जहाँ पे इंडिया के यशवंतराव चौहान और शास्त्री जी गए थे और पाकिस्तान की तरफ से आयुब खान आए थे। और जो ब्रेजनेव थे रशिया के प्रेसिडेंट उस समय, वो निगोशिएट कर रहे थे। तो इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ताशकंद के बाद पाकिस्तान इचोगिल में पाकिस्तान को हमने पराभूत कर दिया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इंडिया के साथ लड़ना आसान नहीं है। ये लड़ाई हमने जीत ली। उसके बाद 71 की लड़ाई कैसे हुई ये अलग अपने आप में एक अलग विषय है। तो इसके बारे में बातचीत करने के लिए अब समय नहीं है। लेकिन 65 वॉर के अंदर इंडियन आर्मी को हमने कॉम्प्लीमेंट इसलिए करना चाहिए कि 62 वॉर का पराभव वो भूल गए और उन्होंने बहुत शूरता के साथ काम किया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर हीरो थे, CQMH अब्दुल हमीद हीरो थे। इसके बाद मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो हीरो थे। लेफ्टिनेंट जनरल हरबंश सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया था। और हमारा जो पॉलिटिकल नेतृत्व था ये बहुत ही अच्छा था। तो इन सबको हम धन्यवाद देते हैं यशवंतराव चौहान, लाल बहादुर शास्त्री और भारतीय सेना। और